force between M1 and M2 is F. When M3 is placed in between M1 and M2, then force between M1 and M2 first decreases, increases, remain same. इसका मतलब remain same. एरो डाल दे रहा हूं, हरदम ये याद रखना है, पूरा नहीं लिखना है मेरे को. फोर्थ कांट से बोलो बेटा, रिमेन्स सेम, यानी बीच में कोई आया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है फोर्स. अगर M1 और M2 दोनों के बीच में डिस्टेंस M2 है, R है या फोर्स F है, दोनों के बीच में फोर्स क्या, मास क्या लगा दिया अपन, M3 लगा दिए, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स क्या रहेगा यहाँ पर, F ही रहने वाला है. चलो नेक्स्ट. Force between two masses, each 1 kg, separated by, पूरे क्वेश्चन उसके साथ ही करा दे रहा हूं, अलग नहीं, सेपरेटेड बाय 1 मीटर इज, देखो बेटा, F is equals to capital G M1 M2 by R square. So F is equals to capital G 1 into 1 by 1. तो फोर्स क्या आ गया, G न्यूटन हो गया. Gn बोल तो गुड नाइट नहीं है, G कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और N क्या है, न्यूटन है. हो गया, समझ में आ गया. देखो नेक्स्ट, टू मासेस जी का वैल्यू मालूम है आप लोगों को, अगर कैपिटल जी दिया तो कैपिटल जी लिख देना है, नहीं तो कैपिटल जी का वैल्यू ईच 2 kg and 3 kg separated by two meter. Then force between them is F is equals to capital G M1 M2 by R square. कैपिटल G कितना है, कैपिटल G 2 into 3 by 2 square, 6 by 2 to the 4, कैपिटल G, ये कहेंगे 3 by 2 कैपिटल GN. हो गया, कोई डाउट है, सिंपल प्रॉब्लम कर रहा हूं मैं, कोई भी हार्ड नहीं. अब देखो बेटा, थोड़ा हार्ड चलेगा. फोर्स बिटवीन टू मासेस, वन kg and 2 kg each, 1 kg and 2 kg each is 1 Newton. Then separation between them is F is equals to capital G M1 M2 by R square. F कितना है, 1, कैपिटल G पहला मास 1, सेकंड मास बाई R स्क्वायर. सो R स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कैपिटल G
आर इज इक्वल्स टू √2 कैपिटल जी। आ गया? कोई डाउट? टू इक्वल मासेस सेपरेटेड बाय, कौन से फार्मूले पे कर रहे हैं? एक ही फार्मूला, टू इक्वल मासेस सेपरेटेड बाय 1 meter has force of attraction 1 Newton, then each mass is same formula, F is equals to capital G m1 m2 by r स्क्वायर। F कितना है? 1 है, G है, ये दोनों सेम है कहते हैं, m इंटू एम। R कितना है? 1 स्क्वायर, तो क्या होगा? 1 इज इक्वल्स टू G इंटू एम स्क्वायर। एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई, ये इंटू में डिवीजन में आएगा कैपिटल जी। स्क्वायर हटाए तो क्या डालना है? √1 बाई जी, 1 बाई √g मीटर। यहाँ क्या डाले? यहाँ केजी डालना है, यहाँ मीटर डालना है। हो गया? नाउ 3 masses placed on vertices of equilateral triangle has separation, has side length L each m, placed on vertices of equilateral triangle has side length L, then force on one of the mass due to other two masses is, देखो बेटा ट्रायंगल ड्रा करें। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन साइड कितना रहेगा? यहां पर मास क्या है? m ले लिए, यहां पर मास क्या लिए? m लिए, यहां पर मास क्या लिए? m लिए। अब इन इधर खींचे जाएगा, ये a ले लो, b ले लो, c ले लो, तो मैं किस पे ले रहा हूं? b की वजह से c पे ले रहा हूं, a की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे ले रहा हूं? c पे ले रहा हूं। अब यहां फोर्स देखो बेटा, लिख रहा हूं, देखो यहीं लिख दे रहा हूं, फोर्स ऑन c ड्यू टू b, फार्मूला कैपिटल G, mm सेम है, m स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है? L स्क्वायर। हो गया? ये यहां पर फोर्स कितना रहेगा? सेम रहेगा, अलग रहेगा? क्योंकि दोनों मासेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो यहां क्या लिखूंगा? फोर्स ऑन C, किसकी वजह से? फोर्स ऑन C ड्यू टू A, सेम आएगा कैपिटल G m स्क्वायर बाई L स्क्वायर। आ गया? ये दो फोर्सेस है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो दो फोर्सेस अगर एक एंगल पे है तो कौन सा रूल लगाते हैं? पाइथागोरस लॉ ऑफ वेक्टर्स। सो F रिजल्टेंट इक्वल्स टू
F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। FCB और FCA सेम है? नहीं है। दोनों का फॉर्मूला देखो, FCB इक्वल्स टू FCA। ये दोनों को F1 मान लो, F2 मान लो, कुछ भी मान लो आपका। तो देखो बेटा, F1 की जगह FCB लगा रहा हूं, F2 की जगह FCB लगा दूं, प्लस 2 FCB एंगल कितना दोनों के बीच में? 60 डिग्री। इसका वैल्यू सेम, तो 2 लिख दिया अपन, 2 FCB होल स्क्वायर प्लस 2 FCB स्क्वायर, दोनों सेम है बल्कि। cos 60 कितना होता? 1/2, 2 गेट कैंसल। तो क्या है आपने को? 2 FCB स्क्वायर प्लस 1 FCB स्क्वायर कितने होते हैं? 3 FCB स्क्वायर हो गए। रूट किसका निकलेगा? FCB स्क्वायर का रूट निकल जाएगा, √3। ये नेट फोर्स है FCB। CB का वैल्यू बोलो, कैपिटल G M1 M स्क्वायर बाई L स्क्वायर। आ गया? कोई डाउट है? अब ये 4 मासस लगा सकते हैं स्क्वायर पे, 4 मासस लगा सकते हैं रेक्टेंगल पे, बड़े होते जाते प्रॉब्लम। देखो बेटा, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। ये कौन है मालूम है? अपना ब्यूटीफुल अर्थ है। अर्थ का रेडियस कैपिटल R है, अर्थ का मास कैपिटल M है। यहां पर क्या है बेटा? वो ये बॉटल है। बॉटल अच्छा नहीं जानते, कोई बॉडी रख देंगे। ये बॉडी है, इसका मास क्या है? स्मॉल M है। तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहेगा ना, वो अट्रैक्शन को बराबर कौन कर देगा? वेट कर देगा। किसका वेट? बॉटल का वेट, यानी बॉडी का वेट। तो सिंस F इज इक्वल्स टू कैपिटल G, M1 कितना है? M2 कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? और ये फोर्स किसके बराबर रहेगा? mg के बराबर रहेगा। तो mg इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई ये क्या आ गया? रिलेशन आ गया। किसके किसके बीच में? स्मॉल जी और स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 मिनट अच्छा घूर घूर के देखो और उसके नामा दिमाग में फिरा लो। कैपिटल जी कौन है? स्मॉल जी कौन है? कैपिटल एम कौन है? कैपिटल आर कौन है? तब इसके थोड़ा क्वेश्चन करेंगे अपन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड है? बॉडी के मास पे डिपेंड है। 2 kg का मास ले, 20 kg का मास ले, 200 kg का मास ले, सब पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहती है, अलग अलग रहती है। लेकिन अर्थ का मास अगर बदला तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलती। अर्थ का रेडियस बदला तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट के मास पे डिपेंड है, प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड है।
लेकिन बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं है, बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं है। बॉडी का साइज अगर 2 मीटर का है, उसका रेडियस, गोल बॉडी ले लेंगे, बॉल, बच्चों का बॉल, 2 मीटर रेडियस का बड़ा बॉल ले लिए, या 0.02 मीटर का बच्चों का वो क्रिकेट का बॉल रहेंगे वो ले लेंगे, तो दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेंगी, अलग अलग रहेंगी? सेम रहेंगी। लेकिन अर्थ का मास छोटा बड़ा हुआ तो, यानी प्लैनेट टू प्लैनेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेंगी या सेम रहेंगी? वो कैपिटल आर क्या है, कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ है। मास ऑफ कोई भी प्लैनेट भी हो सकता, तो हर प्लैनेट का मास सेम है, अलग अलग है? हर एक प्लैनेट का रेडियस अलग अलग है या सेम है? तो सबका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग रहेगा, सेम रहेगा? ओके बस। अब रही बात, अपने पास जैसा एग्जांपल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का पहला फार्मूला कौन सा है? V = U + GT। ये ड्रॉप करा मैं बॉडी को, तो फार्मूला इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो V = क्या हो गया? V पहले क्या बोले? G की जगह क्या लगा सकते हैं? V = GT है, तो इसकी जगह कैपिटल G कैपिटल M बाई R² × T। क्या नया फार्मूला आ गया? H = UT + ½ फार्मूला है, ½ GT²। U कितना है बेटा? 0, ½ GT²। तो ये फार्मूला क्या बन सकता है? ½ × कैपिटल G M बाई R² × ये नहीं बोला है, कहां से आ गए फार्मूले बोल के? कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं मैं। उन अगर डिस्प्लेसमेंट दिया, आप अर्थ के मास और रेडियस के टर्म्स के अंदर टाइम निकालो बोलते, देखो पूरे चीजें ही बदल जाते, कुछ अजीबोगरीब दिखते। अरे ये कहाँ पड़े, ये क्या आ गया, ऐसा लगता आपको, आता कुछ भी नहीं। T रूट के अंदर रहेगा, ये S अंदर रहेगा, G अंदर रहेगा, M अंदर रहेगा, R बाहर आ गया, नया फार्मूला बन गया। नया दिख रहा ना? नया कुछ भी नहीं करे, पहले के चैप्टर को ये चैप्टर से कनेक्ट करे और कुछ भी नहीं करे। हो गया? ये दिमाग में क्यों रखना है रिलेशन बिठाने का? हम रखना है, समझे? अब ये बॉडी जब नीचे आ रही तो कौन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहता? G sin थीटा रहता। क्या रहता बेटा? तो G की जगह क्या लगा सकते हैं? ये क्या हो गया बोल के नहीं बोलना है, समझ में आया? इसलिए अगर मान लो सबके फार्मूले बना के रखे तो फिजिक्स की बुक कितनी मोटी हो जाती, सोचो, इमेजिन करो। इसलिए नहीं बनाते, समझा देते, दिमाग में बिठा लो। हो गया? G सेम नहीं रहता, G की वैल्यू बदलते रहती। अर्थ से ऊपर लेके जाएंगे अपन बॉडी को, तो G का वैल्यू बदलेगा। अर्थ को खोद के अंदर लेके जाएंगे बॉडी को, तो उस पे G का वैल्यू बदलता। समझ में आया? अर्थ इक्वेटर पे अलग है, पोल्स पे अलग है। पोल्स और इक्वेटर मालूम है ना? ये अर्थ है, तो पोल्स कहां पर है? ये क्या है? इक्वेटर। तो अर्थ ऐसा बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा चपटा है। तो G का वैल्यू यहां पर नॉर्मल रहता 9.8,
लेकिन जैसा जैसा पोल की तरफ, इक्वेटर की तरफ जाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएंगे, बदल जाते। अभी एक भूल गया मैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बोलो। जी की जगह ये लगा सकते क्या, GM/r²। फार्मूला क्या बन जाता, L/GM इंटू कैपिटल R बाहर आ गया। मैं कुछ बोला समझ में आया, लिख के बता सकते हैं, अभी पूछता हूँ। फिर क्या बोला मैं बोला T = 2π√L/G फार्मूला है ना, किसका है, सिंपल पेंडुलम का। क्या, टाइम पीरियड। तो स्मॉल जी की जगह क्या लगा सकते हैं, कैपिटल GM/r² लगा सकते हैं। लिफ्ट के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू, वो पढ़े थे आप लोग का, वेट, वहां जी की जगह ये लगा सकते हैं। सर जहां जी दिखा वहां ये लगा सकते हैं आप, कोई गुनाह नहीं होता, सेम आंसर आप। अब रही बात वेरिएशन ऑफ जी, जी किस किस की वजह से बदलता। पहला अल्टीट्यूड, जैसा जैसा ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसा जैसा खोद के अंदर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेंगी, जाएंगी और पोल से इक्वेटर को आएंगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेंगी। हो गया। वो पोल और इक्वेटर का डिस्टेंस सेंटर से अलग क्यों है, वो अर्थ के रोटेशन की वजह से है। अर्थ रोटेट होता ना, अपनी जगह भी रोटेट होता और सन के चारों तरफ भी रोटेट होता, यानी उसको एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या है, ओमेगा। ओमेगा = क्या है, V/r। तो गोल घूम रहा तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा, उसकी वजह से उन ऐसा गोल की जगह क्या होगा, चपटा हो गया, इधर फोर्स होने की वजह से। तो घूमने को अपन क्या बोलते मालूम है, लैटिट्यूड बोलते। क्या बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तीन चीजों से बदलती, एक अल्टीट्यूड से, एक डेप्थ से, तीसरा लैटिट्यूड से। हो गया। G varies due to first altitude। altitude का मतलब हाइट, दूसरा लैटिट्यूड डेप्थ, तीसरा लैटिट्यूड रोटेशन। अर्थ देख लो प्लीज, ये अपना अर्थ है। अर्थ का यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R है। अब ये बॉडी एक केस फर्स्ट लिख रहा हूं मैं यहां, केस फर्स्ट। अभी कर देता हूं मैं पूरा। ये केस फर्स्ट, ये कहां है बेटा, हाइट पे है। तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला है G' = G × 1 - 2h/r। तो 1 में से कुछ माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा, 2 1 जा, ये 1 में से कुछ कम कर दो, 0.9 ले लेता हूं। 2 × 0.9 1 से कम है, तो इंटू करे तो कितना था,
इससे कम आया ना, तो 1 से कम वाले को मल्टीप्लाई करे तो वैल्यू कम हो जाती। यानी ये जी प्राइम जो नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पे है, ये कम है नॉर्मल जी से, नॉर्मल जी से कम है। आ गया समझ में? अगर मान लो ये ज्यादा से इंटू कर दूं मैं 1.1 से, तो क्या हो जाता? अगर यहाँ प्लस हो जाता तो जी का वैल्यू, यहाँ माइनस है तो जी का वैल्यू कम हो गया। आगे चलना है। देखो बेटा, यहाँ सरफेस पे जी का वैल्यू जी रहता, यानी जितना है उतना ही, न कम होता न ज्यादा होता। देख लो, अब ये बॉडी को केस सेकंड बोल के यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, केस सेकंड। ये कौन से डेप्थ पे ला लिया मैं? नीचे डी पे ला लिया। तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहेंगी जी प्राइम इजिकल्स टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर रहेंगी। यहां भी 1 से कम है, यानी अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा रहती। जैसा हाइट को गए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे भी गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती। यानी यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन? ये वैल्यूज अप्रॉक्सीमेट है। ये वैल्यू क्या है बेटा? अप्रॉक्सीमेट। अगर ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट है तो रियल कैलकुलेट कैसा करना है तो मैं बता दे रहा हूं। एक्चुअल ये एक्यूरेट वैल्यू है। इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक्यूरेट वैल्यू आएंगी, इससे कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएंगी। अब यहां पर जी प्राइम बाई जी इंटू आर माइनस डी बाई डी, तो ये तो एक्चुअल वैल्यूज देगा। ये एक्यूरेट वैल्यू है बेटा, इसके लिए अलग निकालने की जरूरत नहीं है। इसके लिए दो फार्मूले हैं, एक्यूरेट निकालना तो ये है, अप्रॉक्सीमेट निकालना तो ये है। अब देखो, G इज मैक्सिमम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सेकंड G decreases as height from surface of earth। G का वैल्यू डिक्रीज होगा एज डेप्थ इंक्रीजेस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। कोई डाउट? नेक्स्ट देखो बेटा, ऑन पोल्स G equals to G, but at equator G prime is less than G। तो ये इक्वेटर है, ये पोल्स है। यहां पोल है एक, यहां पर पोल एक है। अब बोलो, यहां पर आपका वेट W है मान लो, पोल पे। इक्वेटर पे आया तो वेट उतना ही रहता, कम हो जाता? कम हो जाता, बगैर जिम गए।
समझ में आया? लेकिन मास उतने का उतना ही रहता, मास उतने का उतना ही रहने वाला है, मास नहीं बदलता। सिर्फ क्या बदलेगा? वेट बदलेगा। समझ में आ गया? कोई डाउट है? ध्यान से देख लो। कोयले की माइंस में, कोल माइंस के अंदर गए, नीचे नीचे खोद के, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती ज्यादा होती? रॉकेट में ऊपर चले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुआ? तो इसमें पहला टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकंड है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, बाद में जी के वेरिएशन 3 हो गया। कोई डाउट है? पढ़ लो आराम से 2 मिनट, कुछ भी डाउट है तो बोल देना। अगर मैं डेप्थ को अर्थ के अंदर खोद खोद के उसके सेंटर पे चले गया तो डी क्या बन गया? आर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती? 1 - 1। 1 कैसा है मालूम है? खोद के अपन डेप्थ बोलते ऊपर जाना है नीचे जाना। ये मान लो ये सरफेस ऑफ अर्थ है, मैं खोद के नीचे जा रहा हूं तो डेप्थ बढ़ रहा, और अर्थ के सेंटर पे पहुंच गया तो डेप्थ किसके बराबर हो गया? अर्थ के रेडियस के बराबर हो गया। तो डी की जगह आर लगा दिया, आर बाई आर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? तो वहां पर वेट कितना है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना है? इन्फिनिटी है। समझ में आया? वहां घड़ी रख दिए तो कांटा रहता ना, गुल 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 घूमता, रुकता भी नहीं, नॉन स्टॉप घूमते जाता था। अर्थ का रेडियस नियरली 6400, सॉरी 200 बोला, 400 किलोमीटर। दो क्वेश्चन पूछ गया इसके अंदर। क्या? इफ मास ऑफ अर्थ रिमेन सेम, अर्थ का मास सेम रखेंगे, और एक जना कोई शैतान आया ऐसा अर्थ को पकड़ के ऐसा दबा के आधा कर दिया, समझे? तो रेडियस कितना हो गया उसका? हाफ हो गया। तो इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करो। देखो बेटा सॉल्यूशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर क्या है बोलो? 2/5 आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर बोल दो, अर्थ का आ गया। अपन अर्थ को क्या मान के चल रहे? स्फेरिकल मान के चल रहे। हो गया ये पहला। सेकंड पार्ट क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालो बोल रहा। देखो बेटा, ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जी क्या है? है
देखो when r इक्वल्स टू r/2, नया r कितना है, हाफ है, तो नया g क्या होगा, 4/r²। gm/r² क्या है बोलो, स्मॉल जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने टाइम्स बढ़ गया देखो, यानी रेडियस कम कर दिए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाता। हो गया, कोई डाउट है तो पूछना है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या हो जाएगा, L/4g हो जाएगा। सिंपल जी, अगर अर्थ के वॉल्यूम को आधा कर दिया पर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, 4 टाइम्स बढ़ गया। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है, T = 2π√L/g का वैल्यू कितना है, 4g लगा देना, और कुछ भी नहीं। देखो अ प्लैनेट whose mass is double of Earth, and radius half of the Earth, then acceleration due to gravity on that planet, वो planet पे कितना रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, निकालेंगे। अर्थ के ऊपर कितना है बेटा, अर्थ के ऊपर, अब मास ऑफ प्लैनेट कितना है, रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है, r/2, अर्थ के रेडियस का आधा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट क्या होगा, जी मास ऑफ द प्लैनेट बोलो, रेडियस ऑफ द प्लैनेट बोलो, ये 2 इधर, ये 2 to the 4 लुढ़क के ऊपर गया, ये क्या है बोलो, जी ऑन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो प्लैनेट पे कितना है, अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 8 टाइम्स है। तो वहां पर सिंपल पेंडुलम ले आके लटका दिए, तो वहां पर टाइम पीरियड क्या हो जाता है, आपका वेट कितना हो जाता है, ये 8w हो जाता है। यहाँ पर w है तो वहां पर 8 टाइम्स बढ़ेगा। हो गया, देखो क्वेश्चन देखो बेटा, इफ रेडियस ऑफ अर्थ चेंजेस बाय 5%, देन जी चेंजेस बाय 5%। क्या बदल दिया अपन, रेडियस बदल दिए, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना % बदल जाता, सिंस तो r² लेना है, स्क्वायर बोल तो क्या लेना है, नीचे लेना है ना, डेल्टा g/g इंटू 100 इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा r/r इंटू 100। ये कितना दिए बेटा,
तो कितने परसेंट बदल गया? 10% बदल गया होगा। at the height approximate from the center of the earth, acceleration due to gravity become zero is, तो इसके लिए फार्मूला क्या है देखो, हाइट को गए, देखना कहीं नहीं है, बोलना है। हाइट पे गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला 2 मिनट पहले बोर्ड पे था, नहीं अप्रॉक्सीमेट में जी प्राइम इज इक्वल टू जी इंटू 2h/r। तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जा रहा कहते, तो जी नीचे ला लो, 0/g 1 माइनस 0/g क्या होगा, 1 माइनस 2h/r इक्वल टू 0 माइनस 2h/r इक्वल्स टू, ये 1 इधर ला लो, -1, दोनों साइड का माइनस कैंसिल कर दो, 2h इक्वल्स टू 1, r 1 जा r, h इज इक्वल्स टू r बाई, तो अर्थ का रेडियस जितना है उसका आधे हाइट को गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती, मान लो अर्थ का रेडियस 10 मीटर है, 10 मीटर मान लिए, तो कौन से हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएंगे, 5 मीटर पे। अगर 1000 मीटर है अर्थ का रेडियस तो कौन से हाइट पे जीरो हो जाती, अगर 10,000 मीटर है अर्थ, 10,000 किलोमीटर है अर्थ का रेडियस, तो कौन से हाइट पे जीरो हो जाती, समझ में आ गया। तो अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी रहती, तो नीचे गए तो r पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो रहती, ऊपर गए तो r/2 पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो रहती, नीचे गए तो r चलना पड़ता, g जीरो करना है तो ऊपर कितना चलना पड़ता, आ गया। देखो अब मैं एक एक्यूरेट वैल्यू भी निकाल दे रहा हूं मैं, यही प्रॉब्लम के अंदर एक्यूरेट वैल्यू g प्राइम इज इक्वल टू g इंटू r/r प्लस h होल स्क्वायर, ये वैल्यू 0, g इंटू, देखो बेटा मुझे नहीं मालूम क्या आएगा, 0/g r/r प्लस h, देखो 0/g 0 हो गया, अब इसका स्क्वायर भी डाला तो वही होने वाला है r/r प्लस h, इसको उल्टा दिया मैं r प्लस h/r, तो क्या हो जाता 1/0, 1/0 क्या होता, इंफिनिटी होता, इंफिनिटी इंटू r इंफिनिटी होगा, तो r प्लस h इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो h इज इक्वल्स टू इंफिनिटी बाई r, तो h इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, हमारे को नहीं मालूम, अनडिफाइंड है। एक्यूरेट वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड, हमारे को नहीं मालूम कहाँ जीरो होती, लेकिन अप्रोक्सीमेट क्या ले रहे अपन, समझ में आया। एक्चुअल कौन सी हाइट को गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होती है, हमारे को नहीं मालूम, तो माइनस ले लो, माइनस माइनस तो भी इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी में से r निकाले
आर निकाले तो इंफिनिटी होने वाला है। हो गया? कोई डाउट?